नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी कल की कक्षा में मौलिक अधिकार का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। हम ये जान चुके थे कि अधिकारों का स्वरूप क्या है, अधिकार किसे कहते हैं, और हम ये भी जान चुके थे कि कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। दोस्तों, आज की कक्षा में हम आगे की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठता होगा कि मैम, फंडामेंटल राइट्स दुनिया में सबसे पहले कहाँ दिए गए थे? कौन सी कंट्री ने अपने नागरिकों को सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स दिए थे? तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को दिए थे। कैसे दिए थे? लिखित रूप में दिए थे। दोस्तों, कैसे दिए थे? लिखित रूप में। अच्छा, लिखित रूप में दिए थे तो इसका कुछ नाम भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल नाम है। इसका नाम था मैग्ना कार्टा। दोस्तों, ब्रिटेन ने 1300 में क्या ही कर दिए थे, अपना मैग्ना कार्टा जारी कर दिया था। आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन हमसे कितना आगे है। हम जहां फंडामेंटल राइट्स की मांग 1945 और 47 के बीच कर रहे हैं और हमें 1950 के बाद वो मिल रहे हैं, ब्रिटेन वालों ने क्या है 1216 में ही क्या मैग्ना कार्टा जारी कर दिया था। ये मैग्ना कार्टा था क्या दोस्तों? मैग्ना कार्टा क्या था हमारा? मैग्ना कार्टा कब जारी किया दोस्तों? 1216 में ब्रिटेन वालों ने इसको जारी कर दिया था। मैग्ना कार्टा एक गारंटी पत्र था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ये बताया गया था कि जो ब्रिटेन में जो नागरिक रहते हैं ना, उनको ये अधिकार दिए जाएंगे। मतलब ये गारंटी पत्र था, जो इसमें लिख दिया गया वो बिल्कुल उनको दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या है, ब्रिटेन वालों ने भारतवासियों से कहा कि एक्चुअल में पता है तुम्हारी कमी क्या है, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि स्वतंत्रता होती क्या है। तुम बस ऐसे ही मांग उठाने लग जाते हो कि फंडामेंटल राइट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि स्वतंत्रता होती क्या है। ठीक है। हम क्या थे? हम शुरू से बेवकूफ नहीं थे दोस्तों। हम पुरातन काल में क्या थे? नॉलेजफुल थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, हमारा लिटरेचर क्या है, अंग्रेजों के द्वारा या फिर विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा खत्म किया गया, हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया, तो धीरे धीरे हम क्या होते चले गए? बेवकूफ। हमें क्या है, हमारी नॉलेज क्या होती चली गई दोस्तों? कम होती चली गई। और ऐसे ही आप देखते हो एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल में क्या है, हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण होते हैं, जिसके कारण क्या है, भारतीय सभ्यता को, लिटरेचर को क्या कर दिया जाता है? बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों? खत्म कर दिया जाता है। तो आपने आजकल एक न्यूज चल रही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको कहाँ भेजा गया? वो फ्रांस में गए थे बेस्टाइल डे मनाने। फ्रांस वाले ने उनको क्या चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। एक्चुअल में क्या हुआ था दोस्तों, जैसे यूके वालों ने मांग की थी ना, यूके वालों ने मांग की थी, उसी तरह क्या फ्रांस वालों ने भी मांग की थी कि उस टाइम पे क्या हुआ था, फ्रांस में आर्थिक मंदी आई हुई थी। तो क्या हुआ था दोस्तों, जो वहाँ का राजा था ना, उन्होंने जनता की बातों को अनसुना कर दिया कि इन गरीबों को छोड़ो, हम बड़े बड़े जो है इंसान है वो बैठकर आर्थिक मंदी के बारे में चर्चा करते हैं। इससे जनता के मन में क्या पैदा हो गया? गुस्सा, कि यार ये राजा तो हमारी बातें नहीं सुन रहा, हमें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो वहाँ की जनता है उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह शुरू होने के कारण क्या हुआ दोस्तों, राजा ने उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। अब और विद्रोह ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया उन्होंने। अब जनता के अंदर इतना गुस्सा हो गया कि उतने उग्र हो चुके थे कि उन्होंने क्या है, जेल में से अपने साथियों को छुड़ा लिया था। अब जो पीएम मोदी को वहां पर बुलाया गया है, वो किस लिए बुलाया गया है? बेस्टाइल डे मनाने के लिए। एक्चुअली वो बेस्टाइल डे था क्या दोस्तों? समानता का अधिकार। पता चला समानता का अधिकार कहाँ से निकला? फ्रांस से निकला। क्यों निकला? क्योंकि एक टाइम पर फ्रांस में आर्थिक मंदी आई थी, जिसमें क्या है, राजा ने क्या है, गरीबों को अनसुना कर दिया था, अनदेखा कर दिया था कि हम ये गरीब लोग क्या करेंगे, ये डिस्कस करने के लायक है क्या, हम इनके साथ डिस्कस करेंगे? तो क्या है, बड़े लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। इसलिए क्या है, उन्होंने विद्रोह किया था। और बेस्टाइल डे इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि फ्रांस के नागरिकों को उस दिन समानता का अधिकार दिया गया था। हमारे यहाँ पर क्या समानता का अधिकार किताबी ज्ञान सा लगता है, जो हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान सा लगता है दोस्तों हमें। लेकिन जो वाक्य में इसका समानता के जो मायने हैं वो हमें कौन सिखाता है? फ्रांस सिखाता है। फ्रांस ने ही क्या है, पूरी दुनिया को समानता के बारे में बताया, समानता का मतलब क्या होता है। आई बात समझ में? अब क्या है दोस्तों, हम मौलिक अधिकारों की विशेषताएं जान लेते हैं। कि मौलिक अधिकार हमने थोड़ा बहुत जान तो लिया है कि भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में है। अब इनकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं।
सबसे पहली विशेषता तो क्या है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है ना वो हमारे देश के नागरिकों और विदेशियों में कुछ अंतर देते हैं। मतलब जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार सिर्फ क्या है, भारतीयों को दिए जाते हैं। इनका मतलब क्या है कि ये अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जा सकते। 15 में क्या है दोस्तों, अब जॉब में आरक्षण दिया जाता है। 16 में हमें कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आरक्षण दिया जाता है। 19 में हमें बोलने की आजादी दी जाती है। अब एक बात मानो, बताओ कि कोई विदेशी आकर भारत सरकार को गाली देने लग जाता है कि भारत सरकार ऐसी है। भारतीय नागरिकों का अधिकार है कि वो सरकार का विद्रोह कर सकती है, विरोध कर सकती है, लेकिन विदेशियों को ये अधिकार नहीं है दोस्तों। आई बात समझ में। और फिर क्या है, ये अधिकार सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो मौलिक अधिकार है ना दोस्तों वो स्थायी नहीं है। क्या है, वो स्थायी नहीं है और टाइम के अकॉर्डिंग क्या संसद इसमें कटौती भी कर सकती है, कटौती कर सकती है। स्थायी नहीं है, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भारत में क्या है आपातकाल लगता है, आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो उस टाइम पे हमारे मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो हमारे आर्टिकल 352 के तहत लगती है, उसके अंतर्गत क्या है, हम आर्टिकल 21 को क्या नहीं कर सकते, वो मतलब उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, और तीसरी बात क्या है दोस्तों, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है ये क्या है, न्यायोचित है, मतलब न्याय योग्य है। ये इनके ऊपर क्या है, अगर हमारे जैसे हमें शिक्षा का हमारा मूल अधिकार है, अगर हमें कोई पढ़ने नहीं दे रहा तो हम सीधा कहाँ पर जा सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। धर्म के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 और 226 में हमें ये अधिकार दिया गया है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। और तीसरी बात क्या है दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ना, वो जो हमारी आर्मी होती है, जो पुलिस फोर्स होती हैं, इनको क्या होता है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है ना वो उनको प्राप्त नहीं होते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो आर्मी है, जो पुलिस है, वो हड़ताल नहीं कर सकती। हम जैसे नागरिकों को हड़ताल करने का अधिकार है, सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं बोल सकते। आर्मी वाले भी क्या है, हड़ताल नहीं कर सकते और ना पुलिस वाले कर सकते। इसका कारण क्यों है, अगर ये सुरक्षाकर्मी ही, हमारे देश के सुरक्षाकर्मी ही हड़ताल करने लग जाएंगे दोस्तों, तो देश की रक्षा कौन करेगा। अब जैसे आम आदमी हड़ताल करता है, प्रदर्शन करता है, तो क्या होता है, पुलिसकर्मी वहां पर खड़े किए जाते हैं ना। लेकिन अब एक बात मान लो कि अगर पुलिसकर्मी ही हड़ताल करने लग जाएं, वो ही क्या है मार पिटाई करने लग जाएं, तो उनको कौन संभालेगा। इसलिए क्या है, इनको क्या नहीं दिया गया, इनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो हमने 4-5 विशेषताएं पढ़ी कि क्या है, जो मौलिक अधिकार है वो विदेशियों को नहीं दिए गए। दूसरी बात, ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती कर सकती है। और तीसरी बात, ये न्यायोचित है, मतलब इनको संसद में ले जाया जा सकता है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अनुसार। ठीक है, अब हम क्या है कुछ थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। हमने कल की कक्षा में पढ़ लिया था कि भाग 3 में है ये, और आर्टिकल 12 से 35 भी और है। तो एक्चुअली पता था, जो मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहां से लिया दोस्तों, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया, हमने यूके से। ठीक है, और जो इसके जो तत्व हैं, जैसे समानता होगी, ये कहां से लिए हमने, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कहां से लिए हैं, जैसे समानता, ये सब कहां से लिए हमने, फ्रांस से लिए हैं दोस्तों। और जो इसकी सर्वोच्चता है, जो इसकी हमारे मौलिक अधिकारों की जो वैल्यू है, वो हमने कहां से ली है, यूएसए से। हम सिर्फ एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि हमने मौलिक अधिकार कहां से लिए, यूएसए से, लेकिन ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिए हैं, यूके से लिए, और जो तत्व हैं समानता वगैरह वो हमने फ्रांस से लिए, और जो हमने वैल्यू है वो यूएसए से ली। क्यों ली, क्योंकि यूएसए में ना सर्वोपरि जो अधिकार माने जाते हैं वो फंडामेंटल राइट्स माने जाते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर इनका अतिक्रमण होगा तो सरकार क्या है, सजा देगी बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए क्या है, भारत ने इनको इसकी वैल्यू कहां से ली, यूएसए में, ताकि भारत में भी मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता बनाई जा सके।
अब हम क्या है अपने मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। पहला हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद है दोस्तों हमारा समानता का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में है? 19 से 22 में। फिर उसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध ये आता है हमारा आर्टिकल 23 से 24 में। फिर आता है हमारा धर्म का, ये आता है हमारा 25 से दोस्तों 28 के बीच में। उसके बाद आता है हमारा शिक्षा का अधिकार, ये आता है हमारा आर्टिकल 29 से 30। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचार, जिसको हम रिट्स बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कहा जा सकते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है। ये आर्टिकल हमारे 32 में आता है। जिनको वन डे एग्जाम की तैयारी करनी है उनके लिए बस इतना काफी है कि कौन कहां से मतलब कहां तक है ये, ठीक है। जिसको आगे डिटेल में पढ़ना है हम आगे डिटेल में जाते हैं। अब हम अपना बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों आर्टिकल 12 के बारे में। 1 मिनट रुक जाओ बस। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है दोस्तों? आर्टिकल 12 में क्या बताया गया हमको? राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा, राज्य परिभाषा बताई गई है। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा, सर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये सब राज्य हैं, ठीक है। हमारा गुजरात भी एक राज्य है। नो, इट्स नॉट अ राज्य, इट्स नॉट स्टेट। तो राज्य किसको बोलेंगे? राज्य में कौन कौन आता है? आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग हमारी भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल जो अपनी लोकल अथॉरिटी है, और उसके अलावा जो अदर अथॉरिटी है दोस्तों वो सब किस में आते हैं? हमारे राज्य में आते हैं। राज्य कौन कौन है? भारत सरकार, हमारी संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, लोकल अथॉरिटीज और जो अदर अथॉरिटीज हैं, ये सारी किस में आती हैं दोस्तों? हमारी राज्य में आती हैं, ठीक है। इस अदर अथॉरिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये संविधान में क्या इनको डिफाइन नहीं किया गया कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आएंगे। तो अब क्या है कि पॉलिटी पढ़ने का सबसे पहला रूल तो ये कि जो किताब में परिभाषा लिखी गई ना उसके अकॉर्डिंग ही चलना, बाकी सब तो फर्जी बातें होती हैं, ठीक है। अब हमने आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ लिया कि राज्य की परिभाषा क्या है। अब और थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको कि राज्य हम मतलब जो क्या है कानून बना सकता है। क्या बना सकता है? जो जिसको लॉ बनाने का अधिकार है, जिस निकाय को लॉ बनाने का अधिकार है, बाय लॉ बनाने का अधिकार है। और लॉ कौन बनाता है? हमारी दोस्तों संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। और बाय लॉ कौन बनाती है? हमारी कैबिनेट, जो संसद का ही पार्ट होती है। और जिसको ऑर्डर जारी करने का अधिकार होता है, अपनी नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार होता है, वो सब किस में आते हैं? हमारे राज्य में आते हैं। अंडरस्टैंड? अब क्या है जिनको ये क्या है ऑर्डर और नोटिफिकेशन भी जारी करने का अधिकार होता है, वो सभी किस में आते हैं दोस्तों? राज्य में आते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको आर्टिकल 12 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाली कक्षा में हम अपना आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।